आगे एक शीशे के आगे खड़े हो जाइए और सबसे पहले आंसू पोंछिए, अपने आंसू साफ कर दीजिए। आज के बाद आपको उस रिलेशन के लिए बिल्कुल नहीं रोना है जिस रिलेशन में आपकी और आपके आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऊपर वाले के लिए, मानवता के लिए एक पहल तो आप कर ही सकते हैं कि अगर कोई आपके आसपास इंसान डिप्रेशन में है तो प्लीज़ उसका साथ दीजिए, उसकी बात सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए ताकि उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से हम बचा सकें। हो सकता है किसी इंसान का इमोशनल पेन इतना ज़्यादा हो कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रहा हो। तो आइए देखते हैं क्या क्या वजह हो सकती है, जिसमें एक सबसे बड़ी वजह आती है डाइवोर्स यानी कि तलाक। आज के समाज की सबसे विषैली सच्चाई जो हमारे सामने है, जिसे हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तरीके से इस तरीके के केसेस हमारे समाज में फैल चुके हैं और ये आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकी वजह से समाज में जो मासूम बच्चे होते हैं उस फैमिली के, वो पिसते हैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है और हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जना अगर डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है तो वो फैमिली ही ख़त्म हो जाती है। किस तरीके से खुद को स्टेबल रखें और चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ें, हम इस वीडियो में से बोलो कि मुझे फ्लैट का पैसा दें या मुझे गाड़ी दिलाएं, मुझे कार चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट कार चाहिए, अपनी पसंद की कार चाहिए, या फिर मुझे फ्लैट का जो खर्चा है वो दिया जाए जिसमें मैं तुम्हें रखूँगा। ये शब्द हैं मेरी एक पेशेंट के हस्बैंड के। शादी के 1 साल बाद मेरी पेशेंट ने जन्म दिया एक बहुत ही प्यारे से बेटे को। साथ ही उसे झेलना पड़ा डाइवोर्स। हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि वो बंदा जिससे उसकी शादी हुई थी, जो उसका सो कॉल्ड हस्बैंड था, उसने अपने बेटे तक को नहीं देखा क्योंकि उसकी डिमांड थी, उसको हैवी डॉरी हम उसे कहेंगे, ठीक है, हम कहेंगे दहेज। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि लाखों रुपया मेरी पेशेंट के फादर दें और उसको स्टेबल बनाएं। इसी लड़ाई झगड़े में उसने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा। आज वो पुरानी बातें हो गई हैं, 5 साल का हो चुका है वो बच्चा और उसके पिताजी आज तक वापस नहीं आए और दोनों जो लाइफ पार्टनर्स थे उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया और आज उनका डाइवोर्स हो चुका है। अब बात ये आती है कि वो जो मेरी फीमेल है, ठीक है, फीमेल जो मेरी पेशेंट है, वो इस चीज़ से उभर नहीं पा रही है, वो समाज में घुल मिल नहीं पा रही है, वो किसी को फेस नहीं कर पा रही है कि मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों किया गया। उसको हर चीज़ नेगेटिव लगती है, वो अपने बच्चे की केयर नहीं कर पा रही है ठीक से। क्या उसमें इसकी गलती थी? क्या जो इस लड़की के साथ हुआ वो होना चाहिए था? मेरा दूसरा केस देखिए आप, एक पेशेंट हैं, ठीक है, उनकी मम्मी साल भर पहले उन्हें मेरे पास लेकर आई। शी इज़ अराउंड 35 ईयर्स ओल्ड। जब उनसे बात करी, केस टेकिंग के दौरान मुझे पता चला वो डाइवोर्सी हैं और उन्हों को उनकी मम्मी चाहती हैं कि वो लाइफ में आगे बढ़ें। बात करने पे पता चला वो सेकंड मैरिज नहीं करना चाहती हैं क्योंकि फर्स्ट मैरिज में उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है और अब वो किसी नए इंसान पे विश्वास नहीं कर सकती। वहीं एक केस और बताती हूँ आपको। मेरे उस केस में फीमेल आई थी अपनी जीआईटी प्रॉब्लम्स लेके। पेट में उनको प्रॉब्लम थी, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, एज सच पैथोलॉजिकल कुछ भी चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है। बट ड्यूरिंग द केस टेकिंग एक चीज़ सामने आती है कि वो डाइवोर्सी थी। अब डाइवोर्स का जो भी रीज़न रहा हो, उन्हें उनकी रीमैरिज हुई है 2 से 3 महीने पहले। अब इस शादी में जो मेल पर्सन है वो भूल नहीं पा रहा है कि शी इज़ अ डिवोर्सी। इवन उनके हस्बैंड खुद भी एक डिवोर्सी हैं। बट द थिंग इज़ कि वो ताने फीमेल को देते हैं। वो कुछ भी एक्टिविटी करती हैं, फॉर एग्जांपल खाना खा रही हैं, ठीक है, या किसी तरीके से तैयार हो रही हैं, या कुछ भी चीज़ें उसको उनके फर्स्ट हस्बैंड से को रिलेट कर देते हैं और उन्हें ताना दिया जाता है कि अच्छा उसके लिए जो करती थी वो तुम मेरे लिए भी कर रही हो। अब ये कहाँ तक सही है? इन फीमेल, ये जो थर्ड केस है, इस केस में इन फीमेल के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? उस बंदी का कहना है कि मैम मैं अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूल कर आगे बढ़ी
एक नए इंसान पे विश्वास किया, उस बंदी ने मुझे अपने हाथ दिखाए, लिटरली उस पर मारने के और जलाने के निशान थे कि मेरे साथ जो मेरी पास्ट में हुआ, मैं उस चीज़ को भूल नहीं पा रही थी। मुझे पेरेंट्स ने प्रेशराइज़ किया कि सेकंड मैरिज कर ले बेटा, ठीक है। पेरेंट्स कितने दिन के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके की इमोशनल जो बातें हैं वो हमारे पेरेंट्स समझाते हैं जब भी किसी फीमेल के साथ इस तरीके की घटना होती है, ठीक है। तो उनको भी इसी तरीके से समझाया गया और बोला गया कि आप दूसरी मैरिज कर लो, ज़रूरी नहीं हर बार हर इंसान की किस्मत एक सी हो। मैंने सब चीज़ें भूलकर, सब चीज़ें सॉर्ट आउट कर कर खुद को मेंटली प्रिपेयर किया कि अब जो मैं शादी करने जा रही हूँ ये इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छी होगी। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इस नई शादी में भी वही चीज़ें शुरू होने लगी हैं, वही मेल पर्सन का गुस्सा और वही चीज़ें अगर मुझे फिर से फेस करना पड़े, दिन भर के इतने ताने उन्हें बर्दाश्त करने पड़े, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैम अगर मेरा फिर से डाइवोर्स हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? समाज मेरी कितनी खिल्ली उड़ाएगा? मैं दुनिया में कैसे अपना फेस दिखाऊंगी किसी को? सब ये कहेंगे कि ये लड़की ही ख़राब है, जबकि मैम मेरी कोई गलती नहीं है। पहली वाली मैरिज भी मेरी इसलिए टूटी क्योंकि मुझे फिज़िकली टॉर्चर किया जाता था, मुझे मारा जाता था। इसलिए मैंने उस इंसान से डिवोर्स लिया। मैंने सेकंड मैरिज की, मैंने विश्वास किया एक नए इंसान पे, क्या मेरी गलती है? अब इस तरीके के जो मैटर्स आते हैं, 3 केसेस मैंने आपके सामने रख दिए। इन केसेस का इस तरीके से एक बार सफ़र किया हुआ इंसान, मैं बात करूँ मेरी तीनों पेशेंट्स की, तो उनको किस तरीके से हम समझा सकते हैं और किस तरीके से मोरल सपोर्ट उनको दे सकते हैं और किस तरीके से मेंटली उनको हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आपके आसपास अगर फैमिली मेंबर्स इस तरीके से कोई सफ़र कर रहा है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है तो उसको किस तरीके से आप सपोर्ट करेंगे। आइए देखिए, मैं आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट्स कि उन्हें क्या समझाना है हमें और किस तरफ डाइवर्ट करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ इंसान खुद से सोच समझ नहीं पाता है और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसे ये लगता है कि अब मैं क्या करूँ। ज़्यादातर लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है और वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये भी हमारा एक वीडियो का टॉपिक रहेगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कई केसेस में फीमेल जो होती है अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से झगड़ा होने के बाद अक्सर सुसाइड कमिट कर लेती हैं अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो। ये भी, इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज़ भी, इस तरीके के केसेस भी आजकल की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ज़रूरत है मोटिवेशन की, ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। ऐसे लोगों की प्लीज़ हेल्प करिए, क्योंकि ये लोग जब अकेले होते हैं तो इनके दिमाग में इतने थॉट्स क्राउड करते हैं कि हम लोग नहीं सोच सकते, हम लोग नहीं समझ सकते कि उनके ऊपर क्या बीत रही होती है। वो फिजिकल पेन में भी होते हैं, वो मेंटल पेन में भी होते हैं। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की। आइए देखते हैं हम किस तरीके से इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखें कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आप खुद को स्टेबल करें और बूस्टअप कर सकें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि किसी भी तरीके का डिप्रेशन अगर आपको है तो आप अपने लिए क्या स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस से, आप कितना टूट रहे हैं या अंदर ही अंदर कितना पेन फील कर रहे हैं, इमोशनली फिजिकली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रूरत है खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप कितना ही इमोशनल पेन से गुजर रहे हों, खड़े हो जाइए एक मिरर के आगे, एक शीशे के आगे खड़े हो जाइए और सबसे पहले आंसू पोंछिए अपने, आंसू साफ कर दीजिए। आज के बाद आपको उस रिलेशन के लिए बिल्कुल नहीं रोना है जिस रिलेशन में आपकी और आपके आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, आज से शुरू करिए एक नई जिंदगी। छोड़ दीजिए अपनी पुरानी पास्ट की सारी यादें, सारी बातें। या तो आपको डिसीजन लेने के पहले ये सोच लेना था कि आप इस रिलेशन को निभा सकती हैं या नहीं निभा सकते हैं। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी लाइफ में टफ सिचुएशंस आती हैं तो हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। या तो हम उस सिचुएशन से लड़ जाएं या पीछे हट जाएं। या तो लड़ जाओ या जो हो रहा है उसको एडजस्ट कर जाओ। बात समझ ही गए होंगे आप। अगर बातें या सिचुएशन या हालात आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हाथ से बात निकल चुकी है और बहुत ज़्यादा ही आपको परेशानी हो रही है कि रहना मुश्किल है, तब जाके आप ऐसा कोई डिसीजन लें। वहीं अगर आपके साथ आपके छोटे बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर ज़रूर सोचें, क्योंकि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि फ़ीमेल को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चों की खातिर।
और यही एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि कई फीमेल्स अपनी फैमिली को अपने हस्बैंड के साथ ना चाहते हुए भी कंटिन्यू करती है अपने रिलेशन को, क्योंकि उसे फ़िक्र है कि उसके बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है, जब आप डिसाइड कर ही चुकी हैं कि अब कोई भी चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ रहने का, इस आदमी के साथ गुज़र बसर करने का, अब आपने ले लिया डाइवोर्स, खुद से सोच समझ के लिया है, नहीं हो रही थी सिचुएशन बर्दाश्त, ले लिया डाइवोर्स। अब जो आपका डिप्रेशन है उससे बाहर भी तो आप ही को निकलना होगा। हर इंसान की किस्मत एक सी नहीं होती है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी गया है तो उस चीज़ से उभरने के लिए भी आपको शक्ति, आपको एनर्जी ऊपर वाला ही देगा। ठीक है, ये जो आपके साथ हुआ है इससे बुरा आगे हो सकता था, जो कि ऊपर वाले ने इतने में ही टाला। आप जिंदा हैं, आपके 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें सब सही सलामत हैं, आप सोच समझ सकती हैं, आप अपना काम कर सकती हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। ईश्वर को, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो आप कि आप सही सलामत हो, अपने माँ बाप के साथ हो। अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो आपके पास आपके बच्चे हैं, क्योंकि इन रिश्तों के अलावा माँ बाप और औलाद और कोई रिश्ता नहीं है जो आपका साथ देगा। सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है, सगे भाई बहन भी साथ देते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ होता है या आप कुछ गलत सोच लेते हैं, खुद के साथ कुछ गलत कर लेते हैं, तो उसमें जिनका लॉस होता है वो सबसे बड़ा लॉस होता है आपके माँ बाप का और आपके बच्चों का। माँ बाप को औलाद वापस नहीं मिलती है और आपके बच्चों को अपनी माँ वापस नहीं मिलेगी। कोई भी आपके जितनी उनकी केयर नहीं कर सकता, कोई भी उनका इतना ख्याल नहीं रख सकता। इसलिए ज़रूरत है आपको खुद में इतना सक्षम और बोल्ड होने की। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि कोई भी अगर डिप्रेशन वाली बात होती है तो उठें, खड़े हों एक मिरर के आगे और सबसे पहले अपने आंसू पोंछें और देखें अपनी शक्ल कि आईने में आपको ये एहसास हो कि क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि अपने माँ बाप के लिए आगे ज़िंदगी नहीं जी सकती। आगे की ज़िंदगी पूरी आपके सामने एज इट इज़ पड़ी है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी भविष्य आपको सोचना है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, मेरा जो 3rd केस था उसमें 5 साल का उनका बेटा है। अगर वो फीमेल वो माँ जो है वो अगर खुद को नहीं संभालेगी तो उस बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। इसलिए ज़रूरत है आज से ही मजबूत बनने की। अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फिजिकली खुद को देखिए कि आपने इस जो टॉक्सिक रिलेशन था इसमें रहते हुए कितना नुकसान कर लिया खुद का। खुद की शक्ल देखिए, खुद की फिजिक देखिए, खुद की हेल्थ देखिए। सबसे पहले आपको इसी को ठीक करना है। मुंह धोइए अच्छे से, खुद को फ्रेशन अप करिए, ठीक है, अच्छा सा तैयार होइए और एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति को फील करिए अपने अंदर। नेक्स्ट चीज़ आती है, अब आप ये सोचिए, जब आपने डिसाइड कर ही लिया कि अब उस इंसान से रिलेशन ख़त्म कर लिया, सब कुछ ख़त्म कर लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैलेंज आपके सामने लाइफ में आएगा वो आएगा इकोनॉमिकल, ठीक है, पैसों से रिलेटेड। अब आप ये देखिए कि खुद को उस तरीके से सक्षम कैसे बना सकती हैं। अगर आप जॉब करती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शन ऐसा सोचना होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि आपको इकोनॉमिकली खुद को सक्षम बनाना होगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहती हैं तो आप आगे, अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी शादी की वजह से, तो आप आगे पहले पढ़ाई कंटिन्यू करें ताकि एक स्टेबल जॉब आपको मिल सके। अपने आप को सक्षम बनाएं, पैसे अपने और अपने बच्चे के लिए इकट्ठे करें ताकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है आपका वो बहुत अच्छा हो सके। नेक्स्ट आता है, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, आपको जो एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं उनमें, जो कि कोई भी हॉबी हो सकती है, जैसे लाइक बैडमिंटन खेलना है, ठीक है, या वॉक करना है या मूवी देखने जाना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मूवी एंजॉय करिए, ठीक है, आउटिंग्स पर जाएं, छोटे छोटे ओकेजन्स को एंजॉय करो, डिनर के लिए जाओ अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। नेक्स्ट, आप इस तरीके का फ्रेंड सर्कल रखें या अपने आसपास जितने भी इंसान आप रखें वो इस तरीके के रखें जो कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस और पॉजिटिव सपोर्ट दें। नेगेटिव बातें करने वाले अंकल आंटीज़ को रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ऐसा सामने से आता हुआ दिखे ना तो आप पलट जाएं, सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस वक्त आप पेन में थे ना, जिस वक्त आपको बर्दाश्त कर रहे थे, जिस वक्त आपको ज़रूरत थी किसी के सपोर्ट की, उस टाइम पे वो लोग नहीं थे। और ना ही आपके साथ अगर कुछ अनहोनी होती है तो वो आपको बचाने आने वाले भी नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की तो परवाह करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों पे ध्यान देने की। खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को स्टेबल रखिए, खुद की मेंटल जो स्टेट है ना उसको स्टेबल रखिए, सोचने समझने की क्षमता रखिए खुद के अंदर। ये तभी होगा जब आप खुद को बैलेंस कर पाएंगे, पॉजिटिव सोच पाएंगे। खुश रहने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढिए। आप ये देखिए कितनी बदतर थी आपकी लाइफ पहले और आज आप कितना फ्री फील कर रहे हो, कितनी आराम से सांस ले पा रहे हो आप, ठीक है। वो जो घुट घुट के ज़िंदगी थी उससे आपको आज़ादी मिल गई। अगली चीज़ आती है कि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट करिए। बुरा लग रहा है,
जानती हूँ रिजेक्शन बहुत बुरा होता है, कोई छोड़ दे आपको रिलेशन में रह के बहुत बुरा होता है, एक्सपेक्टेशंस पे कोई खरा ना उतरे तो बहुत बुरा फील होता है, बहुत हर्ट होते हैं। लेकिन इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या उस बंदे ने या बंदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो इस चीज़ में आपकी कोई गलती नहीं थी। तो आप इस चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं। आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हो ये चीज़ें सोच के, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो यार। नॉर्मल इंसान कोई भी होगा, किसी के साथ भी अगर कोई धोखा होता है रिलेशन में या डिवोर्स जैसी सिचुएशन आ जाती है तो कोई भी डिप्रेशन में जाएगा, ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन उस चीज़ से उभर ना पाना ये गलत हो जाएगा आपके साथ, आपकी लाइफ के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, और अगर बच्चे हैं तो आपके बच्चों के साथ। उस चीज़ से जल्द बाहर निकलना भी आपके हाथ में है और आपको निकलना होगा और आप निकल सकती हैं। बस ज़रूरत है कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की। अगली चीज़ आती है ब्लेमिंग एंड नेगेटिविटी। खुद को ब्लेम करना, खुद की नेगेटिविटी शो करना, खुद को सेल्फ टॉक करना कि यार मेरी गलती थी, मैं एडजस्ट कर लेती, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। खुद को ब्लेम करना बिल्कुल बंद कर दो। जो होना था वो हो गया। अब सिचुएशन हाथ में नहीं है, वापस नहीं जाया जा सकता, कुछ चीज़ें रिवर्ट नहीं हो सकती हैं। अब आगे ही बढ़ना है और आगे ही चलना है। जब सिचुएशन हाथ में थी ये चीज़ें तब सोची जाती तो आप कोशिश करते, और जाहिर सी बात है एक फ़ीमेल जो होती है वो आखिरी दम तक कोशिश करती है कि उसके पार्टनर के साथ उसकी फैमिली अच्छे से रह सके। जब आपने सारी कोशिशें कर ली तो ब्लेम क्यों करना खुद को? आपकी तो कोई गलती नहीं है। कहते हैं ना जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है। अब ये जोड़ी नहीं परफेक्ट बैठ पाई तो इसमें आपकी थोड़ी ना गलती है। अगर आपने रिलेशन में 100% दिया है देन ऑल्सो आपके साथ ऐसा हो गया कि आपको डाइवोर्स ही फेस करना पड़ गया, तो आपको नहीं करना है खुद को ब्लेम, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। अब आप ये सोचो मैंने अपना 100% दे दिया उस इंसान को और तो भी वो अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकती थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। गहरी सांस लीजिए 3 बार और छोड़ दीजिए हर चीज़ को। खुद को आगे के लिए प्रिपेयर करिए और महसूस करिए उस दर्द से मुक्ति को जो आप हर दिन झेल रही थी, हर दिन बर्दाश्त कर रही थी। नेक्स्ट चीज़ आती है गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। थोड़ा टाइम दीजिए खुद को। जिस जगह आप रहती हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ से चले जाओ। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। किसी रिलेटिव के चले जाओ, किसी फ्रेंड के पास चले जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ आपको शांति मिले, सुकून मिले। उस इंसान की बातें, यादें, वो इंसान, हर चीज़ को भुला दो, वरना वो चीज़ें आपको जीने नहीं देंगी। कई बार होता है दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेता है, ये कर लेती है। दूसरी शादी करके सेटल हो जाते हैं, देन इन फ्यूचर बच्चे हो जाते हैं, आप उसी शहर में रहते हैं, देख देख के चलते रहते हैं। वो वापस कभी नहीं आने वाले। जो इंसान किसी और के साथ अपनी लाइफ शुरू कर चुका है उसको दूसरी जगह से वो सब चीज़ें मिलने लगी हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, प्यार, मोहब्बत, टाइम, वेटेज एंड ऑल, वो अपनी दूसरी लाइफ में इंडल्ज हो गया है, तो वो आपके पास वापस नहीं आएगा। मूव ऑन आपको करना है, ठीक है? आपके लिए भी कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है वेट कर रहा हो, और बिल्कुल करेगा। आप खुद को इस लायक तो बनाइए। अगर आप डिप्रेशन में रह के खुद की सेहत ख़राब कर लेंगे, खुद के सब कुछ ख़राब कर लेंगे, फिजिकल, मेंटल, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे या गलत थॉट्स अपने दिमाग में ला करके खुद को कुछ नुकसान पहुंचा लेंगे, तो आप कभी भी जी नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि यू स्टिल हैव अ फ्यूचर, आपकी ज़िंदगी आगे और बाकी है। तो खड़े हो जाइए, आज ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप आगे फाइट कर सकती हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आपको आगे जीना होगा और आगे चलना होगा अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने लोगों के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ अपने आत्मसम्मान के साथ। अपने इस आत्मसम्मान के लिए आपको आगे की लाइफ जीनी होगी। और साथ ही मैं ये बता दूं, जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिन लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखिए, यू स्टिल हैव अ फ्यूचर। अपना पास्ट भुलाएं, आगे बढ़ें, चीज़ों को गैप दें और वहीं छोड़ के अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, ताकि आपके पेरेंट्स भी जी सकें इस चीज़ के खुशी के साथ कि आप मूव ऑन हो गए और अब उनकी बेटी खुश है और आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में। क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा खुश रहे और अच्छी ज़िंदगी जिए। सो हेल्दी रहिए, मेंटली फिट रहिए, और जब भी आपको ज़रूरत लगे मेरे सपोर्ट की, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन, मैं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अपने पेशेंट्स को देती हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी हम उनकी करते हैं, ताकि वो लोग अपने
सो बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन, मैं अपने डिप्रेशन के पेशेंट्स को या मेंटल जितने भी प्रॉब्लम्स उन लोगों को होते हैं, ठीक है, ओसीडीज हैं या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन होम्योपैथिकली बहुत ही अच्छा है। विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन भी हम उन लोगों को बहुत जल्दी इन चीज़ों से बाहर ले आते हैं और हमारी काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली उन्हें स्ट्रांग बनाते हैं और इस तरीके से उनको जीने के लिए आगे एक नई रोशनी दिखाते हैं। सो ज़रूर ट्राई करें होम्योपैथी। विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी और काउंसलिंग सेशंस आप अपने डिप्रेशन से फाइट कर सकते हैं और एक नई एनर्जी के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। सो ध्यान रखें अपना, ताकि रख सकें अपनों का ध्यान। ख्याल रखें अपना, ताकि रख सकें अपनों का ख्याल। थैंक यू।